चलें जी, लेक्चर 69 पार्ट बी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट लेसी का जरा हम रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन 12 पेज 131, लेक्चर 69 आपने कंप्लीट सुन लिया है, तो इसकी डिस्कशन हो गई थी सवाल की थोड़ी सी, बाकी हम आप करने लगे हैं। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 3 years इज 30। लेसी के एंगल से बातें हो रही हैं। रेजिडुअल वैल्यू एंड पे होगी 30, जिसमें से लेसी ने 20 गारंटी कर दी है, जिसमें से लेसी ने 20 गारंटी कर दी है। मैंने कहा था ये हमारी किताब का पेज नंबर है 40, निकालने की जरूरत नहीं, वॉल्यूम 1 है ही नहीं आपके पास। मैंने कहा था अगर लेसी खाली गारंटी कर दे 6, उसको जीआरबी ले लीजिएगा। अगर रेजिडुअल वैल्यू हो 15, वो गारंटी करे 10, तो फिर उसे मेरे ख्याल से गारंटी के मद में कुछ पे करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज 10-15 की बिक जानी है बाजार में, तो फिर गारंटी के मद में उसे 0 पे करना पड़ेगा। तो ये वाला सिनेरियो बन रहा था। रेजिडुअल वैल्यू, ये लेसी के एंगल से पढ़ रहा हूं, लेसर के एंगल से जब पढ़ूंगा फिर मैं बाद में बताऊंगा। रेजिडुअल वैल्यू लेसी ने समझा है कितनी है? 30। लेसी का अंदाजा है कि मेरी रेजिडुअल वैल्यू 30 है, जिसमें से उस 20 की गारंटी कर दी है। तो इसका मतलब है उसको पता है मैंने चीज को इंशाल्लाह मिसयूज करना ही नहीं, तो 20 की गारंटी लेसर की रिक्वेस्ट पे कर दी उसको, वो अब उसने कर दी। लेकिन मुझे बताएं अब ये बाजार में बिक कितने का जाएगा? 30 का। तो फिर लेसी को ये 20 देने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो अब जीआरबी हम कितनी लेंगे? 0 लेंगे। अच्छा, समरीज वाला पेज कौन से? 68 60। वो वैसे ही मैं लेसी का सवाल करना है, तो लेसी के सवाल के अंदर वो पेज निकाल के रख लेते हैं। चलें जी, हाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन। एलपी, पीवी ऑफ एलपी। एंट्रीज देखें लेसी की क्या क्या है। आरओयू डेबिट, लीज लायबिलिटी, क्रेडिट। लीज लायबिलिटी में क्या क्या आएगा? डाउन पेमेंट, रेंटल और परचेज ऑप्शन की प्राइस या जीआरबी वगैरह। आईडीसी बिल्कुल अलग चीज है, उसकी अलग एंट्री होगी। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग की बिल्कुल अलग एंट्री होगी। तो ये 3 एंट्रीज होंगी, आरओयू डेबिट, लीज लायबिलिटी, क्रेडिट। ये पैसे हमने लेसर को देने हुआ करेंगे, ये पैसे हम लॉयर को देंगे, और ये पैसे डी इंस्टॉलेशन के वक्त मजदूरों को देंगे। तो ये तीनों एंट्रीज इकट्ठी भी कर सकते हैं आप मर्ज करके, यानी तीनों को जमा करके आरओयू में डाल दें। ये 3 एंट्रीज अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कर लेंगे जरा आसान हो जाएगी। ठीक है। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में कौन सी चीजें जाती हैं? अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में वो चीजें जाती हैं जो पीवी ऑफ एलपी की कैलकुलेशन में यूज होती हैं। और वो कौन सी चीजें? डाउन पेमेंट, रेंटल और परचेज ऑप्शन। अब इस फॉर्मेट को सामने रखते हुए सवाल करना शुरू करते हैं। एलपी में क्या जाना है? एलपी में जाना है डाउन पेमेंट, रेंटल और परचेज ऑप्शन की प्राइस या जीआरबी। डाउन पेमेंट सवाल में गिवन नहीं है, वो आ गई 0। अच्छा यार, मैं कोई लफ्ज बोल रहा हूं कि एलपी में आईडीसी जानी है, एलपी में डीकमीशनिंग जानी है? नहीं 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 नहीं, आईडीसी और डीकमीशनिंग आरओयू की कॉस्ट में जाएंगे। लायबिलिटी में क्या जाना है वो ये सफा बताएगा। डाउन पेमेंट, रेंटल और पीओ। हाँ, रेंटल में मैंने कहा नेट ऑफ आईडीसी, कोई लिखना चाहे तो रेंटल में नेट ऑफ आईडीसी। तो शुरू करें जी। डाउन पेमेंट बोले 0, रेंटल ये, जीआरबी 0। अच्छा, अब आप मुझे बता दें डिस्काउंटिंग जो मैंने करनी है 33 की, 38.5 की और 42.4 की, तो इसकी डिस्काउंटिंग करने से पहले अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लेते हैं ताकि डिस्काउंटिंग करनी आसान हो जाए। यकम जनवरी 2020, पहली लाइन खाली। 33 या 35? 33। 42.4। इसको कितने साल पीछे बुलाना है? 1 साल पीछे बुलाना है? बिल्कुल नहीं, इसको एज इट इज लिख दें। इसको कितने साल पीछे बुलाना है?
1 साल पीछे बुलाना है, सिंपल डिस्काउंट करेंगे 38.5 इंटू 1.12 रेज़ टू पावर -1। इसको कितने साल पीछे बुलाने हैं? 2 साल जी, इंटू रेज़ टू पावर -2 इज इक्वल टू जी 101.2। चलें नोट कर लो। यार मुझे कोई ये बनवा दे उतनी देर। 101.2 12 पॉइंट बढ़ कैसे सकता है? 68.2 60 8.2 इंटरेस्ट 8.2 30.3 7.9 4.5 आज हमेशा के लिए ये बात ख़त्म कर दें। डाउन पेमेंट को लेके जाना है, रेंटल को आईडीसी से नेट करके लेके जाना है, परचेज ऑप्शन को लेके जाना है, जीआरवी यूजीआरवी को लेके जाना है, इंस्टॉलेशन को लेके नहीं जाना, डी इंस्टॉलेशन को लेकर नहीं जाना, आईडीसी को लेकर नहीं जाना। ये चीज़ें पीवी ऑफ एलपी से ताल्लुक नहीं इनका ना, तो बजाय के ये याद करें कि कौन कौन सी यूजीआरवी कहाँ से आ गई लेसी में, बजाय के ये याद करें कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेके जानी, बस ये याद कर लें कि कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है पीवी ऑफ एलपी में। रेंटल आईडीसी से नेट करके होगा ना, लीज इंसेंटिव से, इंसेंटिव बबलू सारे टेंटे में माशाल्लाह, रेंटल इंसेंटिव से नेट करके। अब जरा चेहरों पे तसल्ली आ गई, वो भी कर लेंगे। डन जी। डी इंस्टॉलेशन की अलग से एंट्री होगी इंशाल्लाह, और इंस्टॉलेशन की अलग से होगी आईडीसी। इन तीनों को बल्कि आरओयू में डायरेक्ट डालते हैं। चलिए जी, पहले साल की एंट्रीज करवा दें। यकम जनवरी 2020 आरओयू डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट 101.2। मेरे ख्याल से एक दो और फिगर्स सवाल में पड़ी हैं, वो जरा मैं देख लूँ। एक दो और फिगर्स सवाल में पड़ी हैं। एक पड़ी हुई है आईडीसी, कितनी? 5 की। इसकी एंट्री बता दें। लॉयर फीस, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, लॉयर फीस। अच्छा, आपने इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या नोट की है? नहीं, ये सारी लेसर को पेमेंट्स है, ये सारी लेसर को पेमेंट्स है। ये इंटरेस्टिंग बात है इसमें। ये लेसर को नहीं देनी, लॉयर को देनी है। ये मजदूरों को देने हैं इंस्टॉल करने के पैसे, डी इंस्टॉल करने के पैसे भी दोनों को देने हैं।
ये सारी लेसर, इंसेंटिव भी लेसर से रिलेट करता है। अब तो शायद पक्की बात जहन में बैठ गई, इंशाल्लाह भूलेगी भी नहीं। अच्छा जी, आप बताएं भाईजान, अभी तो एसेट की कॉस्ट में चीजें डालते रहे हत्ता कि एसेट की जान निकल जाए। ROU डेबिट 5, ये किसकी एंट्री होगी? IDC। एक और चीज एसेट की कॉस्ट में डालनी होती है, वो आज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अच्छा यार, डिसमेंटलिंग कॉस्ट तो है ना, ये लेसी का एक अपना ही चीज है, इससे लेसर का तो ताल्लुक ही नहीं। तो डिसमेंटलिंग को कभी भी लेसर के रेट पे ना कीजिएगा, चाहे सवाल में बता हो कि हमें पता भी है। डिसमेंटलिंग के लिए आपको हमेशा अलग से रेट देगा। तो डिसमेंटलिंग के लिए द डिस्काउंट रेट ऑफ 12 मे बी यूज्ड वेयर एवर रिक्वायर्ड बट नॉट गिवन। तो इसका डिसमेंटलिंग का रेट फिर इसी के ऊपर डिस्काउंट कर लेंगे। कितने परसेंट पे? 12% पे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एंट्री करवाई है, जरा किसी को याद हो? ROU डेबिट ना 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 ना, ये तो 3 साल बाद पे करनी है, 3 साल बाद पे करनी है। करवाएं जी। 4 इंटू, पहले डिस्काउंट करें फिर डिस्काउंट बाद में खोलेंगे, पहले डिस्काउंट करें तो सही। 4 इंटू 1.12 कितने साल है? 1 2 3, 3 साल की लीज है। तो कितने साल बाद एसेट लेसर को वापस करना होगा? 3 साल बाद डी इंस्टॉल करके। रेज़ टू पावर माइनस 2.8। डन हो गया। ये एंट्री सिर्फ नहीं है बस आज, और इंसेंटिव रिवाइज हो गया। बस आगे खत्म करें। किस पहली एंट्री वो पेमेंट की करा दें। लीज लायबिलिटी डेबिट, नहीं इंटरेस्ट ना करें ना, क्योंकि लीज लायबिलिटी डेबिट, ये इंटरेस्ट ना बुक करना पड़ेगा। 8.2 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, ये लीज वाला इंटरेस्ट है 8.2। दो एंट्रियां बहने आपस में, एसेट को डेप्रीशिएट कराएं, प्रोविजन को बढ़ाएं। एसेट को डेप्रीशिएट करवाएं, प्रोविजन को बढ़ाएं, ताकि जब 3 सालों बाद मजदूरों को पैसे देने हो तो वो वहां तक लायबिलिटी पहुंची हो जहां तक हमें चाहिए। तो अब दो एंट्री बहने आपस में, ROU की डेप्रीसिएशन और प्रोविजन को बढ़ाना। 31/12/20। लो जी, आज पहला साल ही नहीं खत्म हो रहा। बोले 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 बोले। डेप्रीसिएशन डेबिट 1010 divided by 3. अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है तो फिर डेप्रीशिएट करें यूजफुल लाइफ पे, और अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो फिर शॉर्टर पे डेप्रीशिएट करें। और अगर सवाल साइलेंट है तो एज्यूम करें कि एंड पे ट्रांसफर नहीं होना, इसलिए शॉर्टर पे डेप्रीशिएट कर दें। बल्कि लाइफ तो शायद अभी तक सवाल में मेरे ख्याल से गिवन ही नहीं है, तो फिर मजबूरन 3 साल के ऊपर ही करेंगे। यार ROU निकालनी पड़ेगी, ROU निकालनी पड़ेगी। 101.2 एग्जैक्ट। ये फैक्टर कितने साल की डेप्शन दे देगा? 1 साल की। ये फैक्टर कितने साल की डेप्शन दे देगा? 1 साल की। हमें चाहिए भी 1 साल की। 36.3। मजदूरों को कितने देंगे 3 साल बाद? 2.8 नहीं 4। तो 2.8 पे अगर ये लायबिलिटी नजर आती रही तो ये तो एक गड़बड़ है। इसकी जो अलग से एक एंट्री कोई कर लें। 31/12/20। जी बोलें। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, ये डेबिशन और इंटरेस्ट बहने आपस में साथ साथ एंट्री हुआ करेगी। प्रोविजन बैंक लोन टाइप कोई चीज है, बस इस पे इंटरेस्ट बुक कर लें। 2.8 इंटू 12%, 0.3।
अल्लाह का शुक्र है यार, ये मेरा सवाल पेपर में बड़ा अच्छा हुआ था, मैंने सारी एंट्रीज कर दी। बैलेंस शीट मांगी हुई थी, P&L मांगा हुआ था, इसमें तो मैंने 9 नंबर लगाए थे अपने। मैं जा रहा हूं तरफ दोबारा, अब चांस है इसके पास 6 महीने बाद ना होता। क्या मांगी थी? प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। P&L में बता दें क्या क्या जाएगा। P&L में डेफिशिएंट जानी है, ROU की एंट्री से सोल्यूशन में आपको घर जाके नहीं मिलेंगी। डेफिशिएंट जानी है P&L में, इंटरेस्ट एक्सपेंस जाना है P&L में, इंटरेस्ट एक्सपेंस जाना है P&L में। अच्छा, ROU कितने पे जाना है? 109 माइनस 36.3। लीज लाइबिलिटी हमारे साल की पेमेंट के नीचे ये करंट में चला जाएगा और ये नॉन करंट में चला जाएगा। एक नई चीज वो मैं आपको बैलेंस शीट में शो कर दूं, वो है प्रोविजन। प्रोविजन क्रिएट कितने पे हुई? 2.5 ग्रो कितने से हुई? 3.1 नॉन करंट में डालेंगे, करंट में डालेंगे? भाईजान फिलहाल ना 2 साल रह गए हैं डिसमेंटल होने में। 1 साल तो गुजर गए ना, हम 31/12/20 पे खड़े हैं, तो 2 साल बाद ये पैसे मजदूरों को देने हैं। कोई मशवरा दे दें ऊपर क्या लिख लूं? नॉन। ये जरा नोट कर लें, ये नई चीज है। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, 2 साल बाद मजदूरों को पैसे देने हैं। इधर आ जाएं। पॉइंट नंबर बी, उधर रखो पहले कैमरा। अच्छा, इसका कौन सा नोट बनेगा? लेसिका का नोट मांग ले। लेसिका का नोट मांग ले तो कौन सा बनेगा? ROU का। ऐसे ही हो जाएगा। एडिशन में डालेंगे, ओपनिंग में डालेंगे? एडिशन में डालेंगे। और अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन और ये बुक वैल्यू आ जाएगी। एक ROU का नोट बनेगा लेसी का। यार उधर से देखें ना, ऐसी लेसी का नोट इधर से देखें। जनरल डिस्क्रिप्शन मैच्योरिटी एनालिसिस ROU का नोट जस्ट लाइक IAS 16। जनरल डिस्क्रिप्शन मैच्योरिटी एनालिसिस रिकॉन्सिलेशन नहीं बनती इसमें, तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा देंगे। ये लेस देन 1 ईयर, ये 1 2, ये लीज का नोट बन जाएगा। तो ये पेजेस को ना जरा यूज करना सीखें। नेक्स्ट, यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन पार्ट ए अबव, प्रिपेयर द नोट इन द बैलेंस शीट ऑफ लेसर फॉर 31/20। 31/20 का लेसर का नोट मांगा है। अच्छा, मुझे ये बता दें कि ये लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है? लेसर के एंगल से, लेसर के एंगल से। अच्छा, पहला सवाल, क्या तीसरे साल के एंड पे मार्केट प्राइस से कम में खरीद सकते हैं? कुछ ऐसा लिखा हुआ है? नो। क्या दूसरे साल के एंड पर? भाईजान बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है, उधर वाले हजरात
क्या तीसरे साल के एंड पर ये मुफ्त में हमें एसेट दे देगा लेसर? नो। क्या 3 को डिवाइड करूं यूजफुल लाइफ पे तो जवाब 75% से आता है पता नहीं, लाइफ मिसिंग है, लाइफ मिसिंग है। इस सवाल का जवाब आ नहीं सकता, नो या जैस मैं नहीं बोल रहा, इस सवाल का जवाब आ नहीं सकता। चौथी चीज, फेयर वैल्यू सवाल में गिवन नहीं है कि मैं पीवीज को डिवाइड करूं फेयर वैल्यू से, पीवीज पकड़ूं मैं फेयर वैल्यू से डिवाइड करूं। सवाल वाला निहायत शहजादा था, ना इसने फेयर वैल्यू दी ना इसने लाइफ दी। इस चौथे सवाल का जवाब भी नहीं पता रहा। पांचवा सवाल क्या, एसेट स्पेशल नेचर का है, कोई नहीं सवाल में लिखा हुआ। अब 3 सवालों का जवाब नो आया और चौथा और पांचवा लग नहीं सकता, क्या करें? इट इज द वर्स्ट क्वेश्चन इन आईकैप हिस्ट्री विच केम, ये मार्च 2021 वालों के साथ हुआ था। कोई मिले ना सड़क में मार्च 21 वाला, उससे पूछेगा लीज के दूसरे सवाल में तूने ऑपरेटिंग लीज वाला नोट बनाया था, फाइनेंस लीज वाला नोट बनाया था। आधे बच्चे फाइनेंस लीज वाला नोट बना के आए थे तकरीबन, इधर जो मुझे मिले, हो सकते हैं मुझे मिले ही वो। अच्छा, आधे बच्चे फाइनेंस लीज वाला नोट बना के आए थे, आधे ऑपरेटिंग वाला नोट बना के थे। अल्लाह का शुक्र है पास दोनों हो गए थे। और आईकैप को जब कमेंट्स दिए हमने तो आईकैप ने भी अब तोबा कर लिया कि ऐसा सवाल मैं आइंदा इंशाल्लाह नहीं डालूंगा। और मार्च 2021 होगी, उसके बाद 3 अटैम्प्ट्स आ गए हैं, आईकैप ने तोबा कर लिया, ऐसा अजीब सवाल नहीं डाल ली जिसमें पता ही ना चले लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। बहरहाल आईकैप ने अपने सोल्यूशन में इसको फाइनेंस लीज लिया हुआ है, मैं भी इसको फाइनेंस लीज लेके चल रहा हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आई थी बात की। आईकैप ने एक थोड़ा सा अजीब सा जवाब दिया था, रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब पे भी जानी है। तो आईकैप को मैंने ये ईमेल की तो आईकैप ने कहा आमतौर पे चीज़ों की लाइफ, कोई मशीनों की लाइफ 3 साल 4 साल ही होती है, ज़्यादा होती नहीं। तो इसलिए लाइफ टोटल 3-4 साल ही होती है। टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से दुनिया में चेंज हो रही है तो लाइफ शायद 3-4 साल ही हो, तो 100% लाइफ का तकरीबन आप इंजॉय कर रहे थे, तो इसलिए ये फाइनेंस लीज थी। तो ये कोई ऐसा जवाब आपसे शेयर भी करते हुए मुझे शर्म सी आ रही है। तो लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली आईकैप ने अपने आप को जस्टिफाई तो कर लिया ये जवाब देके, लेकिन बाद में इस हरकत से उसने तोबा कर ली। लेकिन अगेन आई से फाइनेंस और ऑपरेटिंग दोनों वाले बच्चे कहते हैं हम पास होके आए हैं। ये नहीं पता इस सवाल की बेस पे हुए या किसी और की बेस पे हुए हैं। अच्छा, फिलहाल इसको फाइनेंस लीज समझ के मैं सॉल्व करने लगा हूँ। फाइनेंस लीज की रिवीजन, फाइनेंस लीज का सवाल कैसे शुरू होने, ये है ना, ये शुरू कहां से होने, जीआई और एनआई से। जीआई इज डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन। इफ ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर, जीआई इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी, ये चीजें जमा करेंगे। अच्छा भाई मेरे, ये अंग्रेजी का फिक्रा, अब आप पूरा सवाल मैं पढ़ूंगा लेसर के एंगल से। अब आपने देखना है लेसर के एंगल से कैसे चीज़ों को लेके चलना है। ऑन 1 जनवरी डिटोल एक्वायर्ड अ मशीन, तो लेसर ने मशीन दी होगी, उसने 3 साल के लिए लीज पे लिया है, तो लेसर ने 3 साल के लिए लीज पे दी होगी। पहला किराया अगर उसने 35 पे करना है तो उसको मिलेगा। हर साल अगर किराया बढ़ना है तो लेसर को बढ़ा हुआ मिलेगा। जहां पे कोई चेंज आई मैं खुद बताऊंगा, अभी तक सवाल उसी तरह चल रहा है। लेसी ने 5 रुपए अपने लॉयर दिए, ये एंट्री लेसर की बुक्स में नहीं करेंगे, ये तो लेसी का अपना खर्च है, आरओयू में तेरा अपना मामला है। अगर सवाल में दिया होता ना लेसर ने अपने लॉयर को पैसे दिए हैं, वो फिर लेसर की आईडीसी इस जनरल एंट्री में आती है, उधर जनरल एंट्री देख लें। लेसी ने पे किए, लेसर ने पे किए, लेसी ने पे किए, तो लेसर के लिए इसको आपने दोबारा नहीं डाल देना। लेसर के सवाल में पैसे गए ही बेचारे लेसी के हैं। इस लाइन को मैंने काट दिया ताकि मेरा सवाल किसका बनता जा रहा है अब, लेसर का। एज एन इंसेंटिव टू डील, लेसर ने कहा तुझे 2 रुपए छोड़ूंगा, इसका मतलब है लेसर 35 की बजाय 33 लेगा, तो इस बात को लिखा रहने दें। लेसर को अपना रेट पता होगा, ये ना कहिएगा लेसर को अपना भी नहीं पता और लेसी को नहीं पता। तो लेसर हमेशा यूज भी इम्प्लिसिटी करता है, इसमें हमने कोई एक्सेप्शन भी नहीं डाली थी। लेसर यूज भी इम्प्लिसिटी करता है। हाँ, वो मैन्युफैक्चरर डीलर के केस में हायर ऑफ करता है कुछ, लेकिन इधर तो लेसर इम्प्लिसिट रेट यूज करता है। इसलिए लेसर को अपना रेट, अगर अपना ही रेट ना पता हो तो लेसर को अपना रेट पता होगा। ओके, आगे चलें, आगे चलें। यार ये जो सवाल है ना, इसको अब आप देखें। द रेजिडुअल वैल्यू इज एस्टिमेटेड एट 30, आउट ऑफ विच लेसी हैज गारंटेड 20। लेसर के एंगल से मैंने कहा था इसको ऐसे सोचा करें, द रेजिडुअल वैल्यू इज 30,
out of which lessee has guaranteed 20, so the remaining is unguaranteed. नोट करें, लेसर के एंगल से इसको ऐसे पढ़ते हैं, सो रिमेनिंग इज अनगारंटेड। वो पहले किसके एंगल से पढ़े थे? लेसी के एंगल से। द रेजिडुअल वैल्यू इज 30, लेसर के जूते पहन के सोचें, रेजिडुअल वैल्यू 30 है, उसमें से 20 लेसी दे देगा तो बाकी किसी कहीं और से आ जाएंगे, फिर ऐसे को बाजार बेच के। ओके, नेक्स्ट, ये जो मजदूरों को पैसे देने हैं डी इंस्टॉलेशन के, ये किसने देने होंगे? डीएल इज ऑब्लाइज्ड या डीएल मजदूरों की तरफ लायबल है? डीएल मजदूरों की तरफ लायबल है ना, डीएल लेसी मजदूरों की तरफ लायबल है ना, तो लेसी लेसर का आपस का कोई रिश्ता नहीं है। ये इसको भी क्या कर दें, काट दें। इस डिस्काउंट रेट को यूज करने की जरूरत नहीं, लेसर के लिए एक ही डिस्काउंट रेट है, वो ऊपर अवेलेबल है। अब ये हमारा डेटा हो गया सवाल का। अब हम शुरू करते हैं डाउन पेमेंट, रेंटल और परचेज ऑप्शन, बल्कि डाउन पेमेंट, रेंटल, जीआरवी, यूजीआरवी। जीआई डाउन पेमेंट, बल्कि जीआई को छोड़ें, एनआई, एनआई क्या होती है? पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। जी 38.5 प्लस, इनको डिस्काउंट करना है यार, साथ साथ पीवी करनी है, तो 33 इंटू लीज पेमेंट में क्या क्या आता है? डाउन पेमेंट, रेंटल और जीआरवी। अच्छा जी, डाउन पेमेंट 0, रेंटल्स ब्लू मार्कर से मैं कर लेता हूं, लेकिन डिस्काउंट रेट कितना लगाना है? 11%। 33 इंटू 1 पॉइंट, इसका एडवांस है 33 प्लस 38.5 इंटू 1.11 रेज टू पावर -1 रेज टू पावर -2 इंटू 1.11 रेज टू पावर -2। ये क्या हो गए? रेंटल। जीआरवी यार अलग अलग जो है ना, मैन्युफैक्चरर, डीलर, लेसर में लिखा करें, इधर अलग अलग वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती, कोई पीवी ऑफ यूजीआरवी अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं होती। मैन्युफैक्चरर, डीलर, लेसर में अलग अलग जरूरत होती है। जीआरवी 20 इंटू 1.11 रेज टू पावर -3 3 सालों बाद, क्योंकि जीआरवी, यूजीआरवी और परचेज ऑप्शन हमेशा लीज टर्म के एंड पे आएगी। और यूजीआरवी 30 इंटू 10 इंटू 1.11 रेज टू पावर -3 124। ये 20 और 10 कहां से आया? मैं कोशिश करता हूँ वैसे कल 3-4 मिनट अगर निकाल लूँ, लेसी और लेसर के एंगल से जीआरवी, यूजीआरवी आपको रिवाइज करवा दूँ, ताकि वो एक, बाकी चीज़ें तो बंदा हैंडल कर ही लेता है, ये कोई चीज़ आ रही है जो थोड़ा टफ टाइम दे रही है, इसको रिवाइज कर लेते हैं अगर। चले जी, अल्लाह का शुक्र है, रेंटल तो आप कर ही लेंगे, डिस्काउंट रेंटल भी कर लेंगे। जीआरवी, यूजीआरवी में कोई गलत फिगर लिख देगा, क्या होगा? सिर्फ उतने से पोर्शन के मार्क्स कट जाएंगे। ये आ गई आपकी एनआई। अच्छा यार मैंने इसकी जनरल एंट्रीज कर रहा हूँ, लेकिन इसकी जनरल एंट्रीज जो है ना मैं कर नहीं सकता, लेकिन आपके रिवीजन के लिए मैं करने लगा हूँ इसकी जनरल एंट्रीज। लेसर ने बाजार से एसेट खरीदा होगा फेयर वैल्यू पे, ऐसा ही है, तो ये मुझे गिवन नहीं है, पहली एंट्री ये होती है। फिर लेसर ने एसेट किस पे दिया होगा? लीज पे दिया होगा। लीज रिसीवेबल डेबिट, एसेट क्रेडिट, और लेसर की आईडीसी में क्रॉस नहीं लगाऊंगा, है ही नहीं, जीरो है। एसेट की फेयर वैल्यू मुझे सवाल में गिवन नहीं है। लीज रिसीवेबल बुक होगा एनआई से, कितना?
चलें पहली एंट्री कर लें। पहली आईडीसी मैंने क्यों 0 लिया है? सवाल में गिवन नहीं है। फेयर वैल्यू भी सवाल में गिवन नहीं है, तो उसे मैंने क्रॉस लिखा है क्योंकि आईडीसी नहीं गिवन तो वो 0 है, लेकिन फेयर वैल्यू अगर नहीं गिवन तो वो है सही लेकिन हमें पता नहीं है। अच्छा, जो इसका अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनेगा 124 से शुरू होगा ना, और एंटायरली डिफरेंट इसका अमोर्टाइजेशन शेड्यूल होगा। तो बस मैं अब आपको इसके सोल्यूशन से इसका नोट दिखाने लगा हूँ, फिर क्लास खत्म करते हैं। ये तो पहली जनरल एंट्री होगी। जनरल एंट्री जरा अपनी पक्की रखा करें यार। वैसे आपकी बात ना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ना आईडीसी 0 है इसलिए आप रिवर्स वर्किंग कर सकते हो। ये 124 होगी, ये भी 124 होगी, ये भी 124 होगी, और बिल्कुल मुझे इस बात पे एतराज नहीं है आपकी। तो हाँ, लीज रिसीवेबल एनआई क्यों आई, मैं तो कुछ भी नहीं समझाऊंगा आपको, मैं तो बस ये सफा दिखाऊंगा आपको। ये सारा समरीज को जरा पक्का रखो, समरीज को पक्का रखो। लीज रिसीवेबल एनआई पे, एसेट फेयर वैल्यू पे, कैश क्रेडिट, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट। ये इंशाल्लाह जब आप आखिरी दिनों में रिवीजन करते हैं ना तो ये चीज़ें ज़्यादा पक्की हो जाती हैं। मैं इसीलिए भी साथ साथ दिखा के कर रहा हूँ ताकि अगर भूली में तो याद आ जाए। अच्छा जी, अब इसने क्या मांगा है सवाल में? नोट मांगा है। बस खत्म हो गया अब। हाँ जी जी भाईजान, जगम जनवरी 20 को रेंटल बोलें 33, एनआई निकाली भी 124, दूसरा रेंटल 38.5, तीसरा रेंटल, और जीआरवी यूजीआरवी इकट्ठी करके डालते हैं हम इधर क्योंकि सेम डेट है, तो जीआरवी यूजीआरवी इकट्ठी करके डाल दी 30। लेकिन याद रखिएगा इसमें जीआरवी कितनी है और यूजीआरवी कितनी है, वो अलग से याद रखिएगा। ये क्या है और ये यूजीआरवी। ये करने के बाद हमारे साल की पेमेंट के नीचे, ला सबर सबर सबर, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लेस देन 1 ईयर, 1 to 2, लेकिन लेस देन 1 ईयर में ये डालने, 1 to 2 में ये डालने, और जीआरवी डालें क्योंकि यूजीआरवी आर रिकॉन्सिलेशन अलग से ऐड होनी होती है ना। तो लेस देन 1 ईयर कितना हो गया? 38.5, 1 to 2 ईयर 42.35 20। यूजीआरवी क्यों नहीं डाली, वो अलग से डालेंगे। 100.85 इधर आ गया, यूजीआरवी डाल दी 110.85, और ये क्या आ गया? अनअर्न्ड, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये तो P&L में चला गया होगा ना, तो ये अर्न्ड कमा लिया और ये अनअर्न्ड 6.88 और 2.96 एंड इट इज ऑल। अच्छा, अब जो असल में दूसरा सवाल था जिसकी वजह से मैंने आपको किया था, वो सवाल आपकी मर्ज़ी है, आप कराइएगा नहीं कराइएगा तो मैं कल क्लास में एक दफ़ा पढ़ दूंगा, आपकी मर्ज़ी है। आपने लोड अपना अपने मुताबिक शेयर करना है कि कल करना है या आज करना है। वो सवाल यहीं पर है। एक मिनट बस मैं दिखा रहा हूँ। कल करना नहीं, कल की क्लास के स्टार्ट में, कल करना नहीं होगा, कल की क्लास के स्टार्ट में मैं डिस्कस कर लूँगा। अबू बकर कितना टाइम लगेगा इसको ओपन होने में? ला सा नी, पेज नंबर 154 है किताब का, लेकिन आप लोगों के पास जो है वो किताब अवेलेबल नहीं है, आप लोग जो है वो नोट से देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप अपने सामने रखें, स्क्रीन ऑन नहीं है, समझ के पुराना ज़माना आ गया है, पेज 154। तो सवाल के अंदर सारा डाटा दिया हुआ है, सिर्फ लिख लें रेंटल मिसिंग है। क्या मिसिंग है? रेंटल मिसिंग है। तो चलें इंशाल्लाह, छोड़ें पर यार, कल करेंगे इसको। मैं कल क्लास के अंदर आके शुरू से बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। ओवर।